अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। करीमा बलोच, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट यानी अलहदगी पसंद मूवमेंट जो बलोचिस्तान में है उससे था, उनके बारे में आज आपको मैं थोड़ी सी मालूमात दूंगा और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत में इस वक्त कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं चल रही हैं और भारत में चलने वाली जो सेपरेटिस्ट और अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनके क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और भारत किस मुश्किल से दो चार है और उसकी वजह नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसकी। इस बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले करीमा बलोच जिन्हें करीमा मेहराब के नाम से भी जाना जाता है, वो बुनियादी तौर पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थीं। बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक था और पाकिस्तान से आज़ाद होने की बलोची जो तहरीक है उससे वो मंसूब थीं। 2005 में वो बाकायदा बलोचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन जो BSO है उसका वो हिस्सा बनी और 2015 में वो BSO की चेयरमैन बन गई। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाई जिसमें उन्होंने बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है उसके नुक्ते को उजागर करने की कोशिश की। इंटरनेशनल मीडिया फॉर एग्जांपल ओजी जो है OZY वह उसमें 2004 को इंटरव्यू दिया। ओजी जो है वो बुनियादी तौर पे CNN के जो रिटायर्ड एक एंकर हैं कार्लस वॉटन, उन्होंने इसको लॉन्च किया। खैर उनकी आवाज़ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचती रही और उसके ज़राए खाली एक नहीं थे बल्कि कई थे। आखिरकार 2015 में वो सेल्फ एग्जाइल में चली गई। सेल्फ एग्जाइल से मुराद ये होती है कि जब रियासत आपको अपनी रियासत से नहीं निकालती, आप खुद रियासत को छोड़ जाते हैं। तो 2015 में वो सेल्फ एग्जाइल में चली गई और कनाडा चली गई। और उनकी वजह क्या थी? वो ये थी कि जी मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती हूँ, बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करती हूँ, तो मुझे अपनी जान का ख़तरा है। हैरान कुन बात यह है कि 2005 से 2015 तक वो जो कह सकती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा, जो वो हर्जा सराई कर सकती थी उन्होंने की, लेकिन वो महफूज रहीं, उनका ख़ानदान महफूज रहा, उनके बहन भाइयों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो 2015 में सेल्फ एग्जाइल में चली गई और 2016 में उन्होंने असाइलम जो है वो मांग लिया और 2016 ही में कनाडा ने उन्हें असाइलम दे दिया पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर। 2016 में एक और अहम वाक़या इसी पस मंज़र में हुआ कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने आज़ादी के दिन 15 अगस्त को इंडियन आज़ादी के दिन जो है वो लाल किले पे खड़े होकर कहा कि हम बलोचों की मदद करने का ऐलान करते हैं। ये रिकॉर्डेड बात है, यू कैन लुक इनटू द हिस्ट्री। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम बलोचों की मदद का ऐलान करते हैं और हमने जिस तरह मुक्ति बहानी की मदद की थी बांग्लादेश में, उसी तरह हम बलूचिस्तान में रहने वाले जो बलोची सेपरेटिस्ट हैं उनकी मदद करेंगे। जब नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के दिन ये ऐलान कर दिया इंडिया में 2016 में आज़ादी के दिन लाल किले पे खड़े होके, तो करीमा बलोच साहिबा का एक वीडियो जो है वायरल हुआ और उस वीडियो में उन्होंने शुक्रिया अदा किया नरेंद्र मोदी साहब का कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ उठाई और आपने अपना साथ देने का ऐलान किया। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, आप बस हमारी आवाज़ बने। और उन्होंने मदद मांगी कि आप हमारी मदद करें और हमारी आवाज़ बने। ये करीमा बलोच साहिबा का जो वीडियो है ये वायरल हो गया। खैर वक्त का पहिया कहाँ रुकता है, 2018 आ गया, कुछ बन नहीं पड़ा। फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में करीमा बलोच साहिबा ने पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी का मसला उठा दिया कि पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे पहला नुक्ता तो ये है कि जिन नरेंद्र मोदी साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उस इंडिया में भी जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो हाई है। अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें तो आपको पता लगता है कि इंडिया जो है वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वहाँ क्या क्या जुल्म ख़वातीन पे होते हैं और वो जुल्म जो है वो रियासती सरपरस्ती में होते हैं, उसके अलावा उनकी रिलीजियस सरपरस्ती में होते हैं। आपके इल्म में है कि ब्राह्मण जो हैं और ये जो अपने आप को हिंदू हाई स्टेटस क्लास समझते हैं, उनके क्या रूल्स थे और वो रूल्स आज तक कई इलाकों में इंडिया के कायम हैं। सो रिलीजियस सरपरस्ती भी इंडिया में है, जेंडर इनइक्वालिटी को रियासती सरपरस्ती मोदी साहब की शक्ल में है। लेकिन करीमा बलोच साहिबा को पाकिस्तान के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसका मसला लगा कि ये ज़्यादा बड़ा मसला है।
एनीवेज, वक्त का ही पहिया फिर चलता रहा। 2020 आया। 2020 में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई और ये हुई कि डिसइंफो लैब, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, जो कि एक यूरोपियन एनजीओ है जो गलत और झूठी खबरों को ढूंढ के लाते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट मेंबर्स और अवाम को झूठी खबरें दी जा रही हैं। तो डिसइंफो लैब ने इंडिया की 265 वेबसाइट्स, यानी वो वेबसाइट्स जिनको इंडिया ऑपरेट करता था, उसको बंद किया और कहा कि ये झूठी खबर जो है उसकी तरवीज करते हैं, उसको प्रोलिफरेट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। उसके अलावा डिसइंफो लैब ने एक पूरा ग्रुप जो है, जो कि इंडियन बैक्ड और इंडियन सपोर्टेड ग्रुप था, जो 15 साल से यूरोपियन यूनियन के अंदर झूठी खबरें फैला रहा था मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ जराए के जरिए। डिसइंफो लैब ने उसका कट्टा चट्टा सामने रख दिया, उसको रिवील कर दिया और बता दिया कि इंडिया 15 साल से यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिसलीड कर रहा है उनकी डिसीजन मेकिंग में, और पाकिस्तान और चाइना का खुसूसन जो है इमेज खराब करने पर लगा हुआ है। हुआ यह कि 2020 में जब डिसइंफो लैब ने ये सारी मालूमात सामने रखी और इसे डिस्क्लोज किया, और उसको डेफिनेटली कोई चैलेंज नहीं कर सकता था बिकॉज दे हैड ऑल द एविडेंसेस। डिसइंफो लैब का काम ही ये है। करीमा बलोच साहिबा, वो जो 15 साल से एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला ग्रुप इंडिया का काम कर रहा था, जिसको बैक जो है, सपोर्ट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस से दी जा रही थी, उसकी फंडिंग इंडियन इंटेलिजेंस कर रही थी। करीमा बलोच साहिबा के उसके साथ कनेक्शंस जो हैं वो भी मंजर आम पे आ गए। अब यकीनन जब करीमा बलोच साहिबा का डिसइंफो लैब की इंफॉर्मेशन सामने आई, तो यहां पे लॉजिकली परेशानी किसको होनी चाहिए? यकीनन भारतीय इंटेलिजेंस को होनी चाहिए। लेकिन हम उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम तो यकीन करते हैं कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा वही सच है। वो क्या? कि करीमा बलोच साहिबा ये डिसइंफो लैब की इंफॉर्मेशन रिलीज होने के कुछ अरसे बाद उनकी लाश जो है वो मिलती है पानी के अंदर, और उनकी लाश जो है उसका जब पोस्टमार्टम किया जाता है और सब किया जाता है तो समझ आती है कि ये कोई कुदरती, यानी डूब गई हैं या ये कुदरती कुछ हुआ है, कोई क्रिमिनल एक्ट इसके पीछे नहीं है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अपनी रिपोर्ट है उसमें ये लिख दिया। इसके खिलाफ बलूचिस्तान में भी और फिर कनाडा के अंदर भी छोटे मोटे जुलूस निकाले गए और कहा गया कि नहीं जी, तहकीकात दोबारा की जाए, इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जाए, इंक्वायरी दोबारा की जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट ने दोबारा इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया, दोबारा इंक्वायरी हो गई, दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो गई। वहां इन्वेस्टिगेशन इस तरह तो नहीं होनी थी कि 5 साल होती रहती। उन्होंने क्विकली दोबारा इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने दोबारा कहा कि हमारे तहकीकात के मुताबिक करीमा बलोच जो पानी में डूबी मिली, उनके पीछे कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, इट सीम्स कि वो डूब गई थी। तो हम तो कैनेडियन इस गवर्नमेंट की जो बात है उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडियन इंटेलिजेंस और उनके साथ मिली ये बलोची सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है, जो कि बहुत ही छोटी तादाद में है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, इसके पीछे तो पाकिस्तान है। भाई, पाकिस्तान रैशनली इसके पीछे हो नहीं सकता, क्योंकि अगर राज खुलने थे तो वो इंडियन इंटेलिजेंस के खुलने थे, क्योंकि डिसइंफो लैब ने इंडियन कल्प्रिट ग्रुप जो है डिसइंफॉर्मेशन जो फैला रहा था यूरोपियन यूनियन में, उसको पकड़ा था और करीमा बलोच के उनके साथ ताल्लुकात थे। तो अगर खतरा था तो वो किसको था? यस, इंडियन इंटेलिजेंस या इंडियन जो हैंडलर्स थे इस सारे मामले के, उनको था। जो हैंडलर थे करीमा बलोच के। हैंडलर से मुराद ये होती है कि जो किसी इंटेलिजेंस की तरफ से किसी एजेंट को, किसी फर्द को, जिस तरह करीमा बलोच थी, उनको हदायत देने वाला जो होता है, उनको गाइड करने वाला होता है, फंडिंग देने वाला होता है, उनको रास्ता बताने वाला होता है, उसको हैंडलर कहते हैं। तो इंडियन हैंडलर्स जो थे इसके पीछे करीमा बलोच के, उनके पकड़े जाने का खदशा हो सकता था या ये राज अफशां हो सकता था। जिस तरह के पाकिस्तान ने डोजियर दिया कि अफगानिस्तान में किस तरह इंडियन जो है वो इंसर्जेंसी फैलाने में लगा हुआ है, इसी तरह फिर ये सबूत भी मजीद सामने आ जाने थे। तो इसका खतरा तो इंडियन इंटेलिजेंस को था, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस या पाकिस्तान को नहीं था, नंबर 1। एंड नंबर 2, कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो आपको इन्वेस्टिगेट करके बताया, तो वी गॉट टू बिलीव इन दिस। नंबर 3, करीमा बलोच जब तक पाकिस्तान में रही, यहां बड़ी हुई, पली, उनका खानदान यहां है, यहां उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी उनकी फैमिली यहां है और वो जिंदा भी है, आवाज भी बुलंद करती है, लेकिन उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन करीमा बलोच साहिबा को कनाडा जाके पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाना था। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर आप रैशनैलिटी से सोचे तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। एनीवेज,
بلوچستان کے اندر یہ جو علیحدگی پسند تحریک ہے اس کی ہسٹری جو ہے وہ بیسیکلی آئیڈیالوجیکل ڈفرینس نہیں ہے. احمد یار خان صاحب کی جب جناح صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی پاکستان کا حصہ بننے کو تیار ہیں, اور انہوں نے رضامندی جو ہے دکھائی. اور ان کی مخالفت میں یعنی احمد یار خان صاحب کی مخالفت میں ان کے بھائی عبد الکریم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا میں نہیں احمد یار کی یہ بات مانتا. حالانکہ اس وقت خان افقلات احمد یار خان تھے, تو جو ایک قبیلے کا اصول ہوتا ہے اس قبیلے کے اصول کے مطابق جو خان نے کہہ دیا وہ فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن عبد الکریم جو ہیں وہ سائیڈ پہ نکل گئے اور اس کے بعد معاملات چلتے رہے. پھر 1970 میں 1 یونٹ کی بات ایوب خان صاحب نے کی تو نواب نوروز خان جو ہے انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اس کے خلاف اور چیزیں چلتی رہیں. خیر, لیکن یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے بلوچستان جس کو نریندر مودی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہم آ کے مدد کریں گے, یہ بنیادی طور پہ ایک قبیلے کے 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا اور اس جھگڑے کے بعد ایک الگ سا گروپ نکل آیا. That was all about it and that is all about it. اس کو اب یقیناً فنڈنگ کر کے 2005 سے آنورڈ جو ہے وہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے اب تو کئی ثبوت سامنے ہیں وہ اس کو بھڑکا رہی ہے. نریندر مودی صاحب کا جملہ ہے ہم اعلان کرتے ہیں مدد کو, تو اس سے زیادہ کیا ثبوت کسی کو چاہیے کہ انڈیا جو ہے پاکستان کی خود مختاری کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے اس خود مختاری کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ تو پاکستان میں ایک علیحدگی پسند تحریک ہے, لیکن انڈیا میں اس وقت کئی علیحدگی پسند تحریکیں, اور خاص طور پہ اگر آپ نارتھ ایسٹ انڈیا کی طرف چلے جائیں جہاں پہ 8 سٹیٹس موجود ہیں جس میں اروناچل ہے, آسام ہے, ناگالم ہے, تریپورہ ہے, منی پور ہے, کمتا پور ہے, وہاں پہ اگر آپ علیحدگی پسند تحریکیں دیکھیں تو وہ تو ان گنتی ہیں بھائی, اور ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں. اور ادھر اگر پنجاب کی بات کریں یعنی انڈین پنجاب کی تو خالستان تحریک ابھی آپ کے علم میں ہے 26 جنوری کو قلعے کے اوپر کسانوں نے آ کے کہا کہ جی کیا کر رہے ہیں آپ, ہمارے 5 مہینے سے تحریک ہے اس کا کوئی آپ کو اثر ہی نہیں. وہاں پہ ہم نے خالستان کے جھنڈے جو ہے وہ لہراتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. تو خالستان ایک اور علیحدگی پسند تحریک ہے جو بیسیکلی انڈیا کے پیٹ میں ہے. اور اس کے بعد ایک علاقہ جو ہے دیٹ از 8 سٹیٹس کا علاقہ جو ہے دیٹ از نارتھ ایسٹ انڈیا, وہ جو ہے وہاں پہ بہت سی تحریکیں ہیں. میں ابھی آپ کو تحریکوں کا چند نام بتاتا ہوں اور اگلے ایپیسوڈ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سمجھاؤں گا. اور ان ڈیٹیل سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی ویک ایریا ہے جہاں سے بھارت ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے, اور چائنا اس علاقے پہ دوبارہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر کے بھارت کو ریئلائز کروا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو کوئکلی ان جو آزادی پسند تحریکیں کے نام بتا دوں. خالستان پنجاب میں نے آپ کو بتایا. آسام میں چلے جائیں تو ULF ہے, یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام, مسلم یونائٹڈ لبریشن ٹائیگرز آف آسام, ناگا اترادی, اس کے بعد ناگا نیشنل کاؤنسل ہے, پھر ناگا نیشنلسٹس ہیں, نیشنل لبریشن فرنٹ تریپورہ ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ دس از دا کنگڈم آف گاڈ اینڈ کرائسٹ. پھر موئسٹ کمیونٹ پارٹی ہے جنہوں نے UNLF جو ہے منی پور میں وہاں پہ علیحدگی پسند تحریک ہے. PLA جو ہے وہ علیحدگی پسند تحریک منی پور میں ہے. کمتا پور میں چلے جائیں تو کمتا پور لبریشن آرگنائزیشن KLO ہے. سو یہ تمام تحریکیں جو ہیں یہ تو میں نے آپ کو چیدہ نام بتائے ہیں. دیر آر لاٹس آف علیحدگی پسند تحریکیں. لیکن کیا پاکستانی ریاست اور پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں کبھی ان کے منہ سے آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ ہم جائیں گے نارتھ ایسٹ انڈیا اور وہاں پہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے, ہم اعلان کرتے ہیں ان کی مدد کا؟ کیا پاکستانی کسی ذمہ دار نے کبھی یہ بات کی؟ ہم نے آج تک نہیں سنی, کیونکہ پاکستانی ریاست اور اس کے ذمہ داران سمجھتے ہیں کہ دوسرے ملک کی خود مختاری کو چیلنج کرنا بین الاقوامی قوانین کے بالکل خلاف ہے. آج میں اپنا ویلاگ یہیں کلوز کرتا ہوں. نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو ان علیحدگی پسند تحریکوں اور اس علاقے کے حوالے سے کچھ معلومات دوں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.